झारखंड बोर्ड के क्लास 6 के चैप्टर 3 को लेकर के आए हैं, जिसका हेडिंग है वायु जीवन के लिए आवश्यक। झारखंड बोर्ड का है, तो आइए देख लेते हैं इसके मुख्य बिंदुओं को, ताकि स्टूडेंट अगर किताब नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी आप इस वीडियो को देख करके आंसर कर सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ इस वीडियो को बढ़िया तरीके से अगर देख लेंगे तो सभी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं फिर भी आपको एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप किताब भी ज़रूर पढ़िए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वायु के बारे में, जो कि इस चैप्टर में हम लोग वायु के बारे में ही पढ़ेंगे। तो वायु जो है वो सभी सजीवों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जितने भी सजीव हैं सब वायु की वजह से ही जीवित हैं। अगर वायु नहीं होगा तो फिर ये सारे जीव जो है वो जीवित नहीं रह पाएंगे। और वायु जो है वो हर जगह पाया जाता है, ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर कुछ जगहों पर वायु नहीं पाया जाता तो वहाँ अगर हम लोग चल जाते या वहाँ कोई जीव चल जाता तो फिर उनकी मृत्यु हो जाती। इसलिए वायु हर जगह पाया जाता है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जो हवा चल रही होती है, गति में होती है, उसको पवन कहते हैं। इसके बाद वायुमंडल की अगर हम बात करें तो देखिए, हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत पाई जाती है। वायु की मोटी सी या पतली उसको बोलते हैं, वायु की पतली सी परत पाई जाती है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो अगर वायुमंडल का आपसे परिभाषा पूछा जाए तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक पतली परत पाई जाती है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। इसके बाद अगला जो है वो है वायु एक मिश्रण। यानी वायु जो हमारे चारों बगल में पाया जाता है वो एक चीज़ का नहीं बना हुआ, वो बहुत प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वो कई प्रकार की गैसें उसमें मिली हुई है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, धूलकण, ऐसे बहुतों प्रकार का जो गैस है वो मिला हुआ है वायुमंडल में। इसलिए वायुमंडल जो है वो क्या है, वायु जो है वो क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें ढेरों प्रकार की गैसें जो है वो मिली हुई हैं। और जलवाष्प और धूलकण भी है, मतलब भाप भी है और साथ में धूलकण भी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी कितनी % पाई जाती है, तो यहाँ पर आप संरचना देख लीजिए। ये क्लास 6 के जो बुक में दिया हुआ है उसी का मैं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हुआ हूँ। नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 20% और 1% में जो है वो अन्य सभी गैसें। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है और उसके बाद सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन है और 1% में बाकी सभी हैं, धूलकण, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अतिरिक्त जलवाष्प, मेथेन वगैरह, जितना भी प्रकार का अन्य जो गैस बच गया वो 1% में मात्र है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि ठंडे शरबत से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों दिखाई पड़ती है। आप एक गिलास में ठंडा पानी रखिए, कुछ देर तक उसको छोड़ दीजिए, मतलब 2-4 मिनट के लिए, तो आप गिलास के चारों बगल में देखेंगे कि जल वाष्प जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसी का आंसर यहाँ पर है। तो ठंडे शरबत से भरे गिलास के बाहरी सतह वायुमंडल के जलवाष्प के संपर्क में आने पर उसे ठंडा करके जल की छोटी बूंदों में बदल देती है, जो गिलास के सतह पर दिखाई देने लगता है। मतलब ऐसा सोचिए कि ठंडा गिलास अगर हमने रखा हुआ है तो गिलास के चारों बगल बाहर में वायु तो संपर्क में आ रहा है, तो वायु में जो जलवाष्प है, जो भाप है, वो उस गिलास के संपर्क में जैसे आया तो भाप जैसे ही गिलास के संपर्क में आया ठंडा हुआ और वो पानी की बूंदों में बदल गया। इसीलिए जो है उसके बाहर में जो है वो जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ने लगती हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला अगर हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि बरसात में नमकदानी से नमक आसानी से क्यों नहीं गिरता है। बरसात के दिनों में अगर नमक के डब्बे से अगर आप नमक को गिराना चाहेंगे तो आसानी से नहीं गिरता है। उसके पीछे कारण क्या है, नमकदानी में जो रखा हुआ नमक होता है वो वायुमंडल के जलवाष्प के संपर्क में आकर के नमी युक्त हो जाती है। मतलब आपने देखा होगा कि नमक जो है ना, बरसात के दिनों में वो ऐसा लगता है जैसे उसमें पानी मिला दिया गया, इस टाइप का हो जाता है, नमी युक्त हो जाता है, जिससे वो आसानी से नहीं गिर पाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एक क्वेश्चन है कि जलने में कौन सी गैस सहायक है। तो जलने में कौन सी गैस सहायक होती है, ऑक्सीजन। किसी भी प्रकार से अगर आग आप लगाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन के कारण से ही वो जलता है। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन, जैसा कि आपको पता है। और एक और यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ता है तो इस प्रकार से वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले लेता है, यहाँ मास्क ले लेता है, क्योंकि
जैसे ही आप ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम वहाँ हो जाने पर सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है। इसीलिए जब भी कोई ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं तो अपने साथ जो है वो ऑक्सीजन का इस प्रकार से सिलेंडर ले लेते हैं, मास्क ले लेते हैं, तब जा कर के वो ऊंचाई पर चढ़ते हैं। इसके बाद अगला है कि वायुमंडल में धूलकण भी पाया जाता है। इसको हम लोग कैसे पता करें? तो देखिए, किसी अंधेरे कमरे में आप जाइए, जाकर के टॉर्च जलाइए, और टॉर्च की रोशनी को आप ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको धूलकण उड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा। इससे पता चलता है कि हमारे वायुमंडल में जो है वो धूलकण भी पाया जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि हमें नाक से ही सांस क्यों लेनी चाहिए? हमारे नाक में छोटे छोटे बाल एवं श्लेष्मा पाया जाता है, यानी लसलसा द्रव पाया जाता है, जो क्या करता है कि धूल के कणों को हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकता है। इसलिए हमें हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए। अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो धूलकण वगैरह भी हमारे शरीर के अंदर चल जाएगा, जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद वायु के बारे में कुछ कुछ रोचक तथ्य है कि वायु जो है वो पारदर्शी होता है, स्थान घेरता है, सभी जीवों के लिए आवश्यक है। वायु को हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो पारदर्शी शीशे की खिड़कियां लगी होंगी, वो खिड़की कुछ दिन में धुंधला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो है वो धुलकन जम जाता है, और धुलकन जम जाने के कारण से वो धीरे धीरे जो है वो धुंधला होने लगता है। फिर जब हम लोग साफ़ कर देते हैं फिर से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि वायुमंडल में जो है वो धुलकन पाया जाता है। इसके बाद अगला है कि मिट्टी में वायु होती है। देखिए, मिट्टी में भी वायु होती है, और मिट्टी में जो वायु होता है उसी से मिट्टी के अंदर में जो जीव रहते हैं वो सब सांस ले पाते हैं। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि मेढक जो है, जैसे बारिश होती है तो मेढक सारे बाहर निकल आते हैं और आवाज़ करने लगते हैं। इससे पहले जब बारिश नहीं हुआ था तो वो ज़मीन के अंदर था। अब जैसे ही बारिश हुआ तो वहाँ पर पानी घुस गया, ज़मीन के अंदर में अब हवा नहीं है, तो फिर वो सारे मेढक वगैरह को बाहर निकलना होता है। ठीक है, यही का वजह है। इससे ये पता चलता है कि हमारे मिट्टी में भी जो है वो हवा जो है वो होती है। जल में भी ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, जिसका इस्तेमाल जलीय जीव सांस लेने के लिए करते हैं। जैसे मछली जो है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं, और मछली का गलफड़ा जो है वो श्वसन में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति वायुमंडल में कैसे होती है? क्योंकि जितना जीव है सभी जीव ऑक्सीजन को सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो फिर जब ऐसे होने लगेगा तब तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो कोई तो ऐसा है जो इसका उल्टा काम कर रहा है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। तो ये काम करते हैं पेड़ पौधे। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ये प्रक्रम चलते रहता है, और वायुमंडल में जो है वो ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति होती रहती है। फिर से ऑक्सीजन आ जाता है वायुमंडल में। यही वजह है कि हम लोगों को पेड़ अधिक से अधिक मात्रा में लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो थोड़ा सा, जब हम लोग हवा के बारे में पढ़ रहे हैं तो पवन चक्की के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है पवन चक्की। ऊपर में ऐसा जो है वो पंखा लगा हुआ रहता है। जब तेज़ हवा चलती है तो ये पंखा घूमता है, और इस पंखे के साथ लगा हुआ यहाँ पर अगर ट्यूबवेल आप लगा देते हैं या आटा चक्की लगा देते हैं तो वो घूमने लगता है, और उससे आप काम कर सकते हैं। या फिर इससे आप डायनेमो को घुमा करके बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से वायु के कुछ और भी कार्य दिए गए हैं। वायु क्या क्या काम करता है? तो वायु जो है वो बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, जिससे हर जगह बारिश होती है। वायु जो है वो बीज को इधर उधर फैलाने का काम करता है, जिससे हर जगह पौधा उधा भी उगता है। यह जो है वो पक्षी, चमगादड़, कीटों, इन सबों को उड़ने में भी मदद करता है। हम लोग अपने घरों में गेहूं के भूसा से गेहूं को अलग करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और नाव को खेने में भी मदद करता है। ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज, इन सबों को भी चलाने में वायु बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वायु के इतने सारे कार्य हैं। अब जो है वो कुछ क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को देना है। सबसे पहले देखिए, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत क्या कहलाती है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत है उसको वायुमंडल कहते हैं। सभी जंतु श्वसन में वायु से
ऑक्सीजन लेते हैं, जितना भी जीव है वो ऑक्सीजन लेते हैं। जलने में कौन सा गैस जो है वो सहायता करती है? ऑक्सीजन। जलने में कौन सा गैस सहायता करती है? ऑक्सीजन। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन। गतिशील जो हवा चलती है उसको पवन कहते हैं। वायु में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक वायुमंडल में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस दोनों को मिलाना है, तो सबसे पहले है हवा। हवा जो है वो किसमें है? जलने में सहायक नहीं है, पारदर्शी है, तो हवा जो है वो पारदर्शी होती है। ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक है, इसको इसके साथ मिलाया जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो क्या है? नाइट्रोजन जो है वो जलने में सहायक नहीं है, तो नाइट्रोजन को जलने में सहायक नहीं है। और वायु जो है, हवा जो है वो गतिशील वायु है, एक नंबर वाले को तीसरे नंबर में मिलाएंगे। हवा गतिशील वायु है और वायु जो है वो पारदर्शी होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सही गलत आपको करना है। वायु, गैस, जलवाष्प इन सबों का मिश्रण है, बिल्कुल सही जवाब है। मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होती है, ये गलत बात है। वायु में मिट्टी में वायु जो है वो उपस्थित होती है। जलने में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होती है? नहीं, ये भी गलत है। वायु हवाई जहाज उड़ने में सहायता करती है? सही। वायु को हम देख सकते हैं? नहीं, ये गलत है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन आंसर को भी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम अगला चैप्टर लेकर के आ रहे हैं फिर से, चैप्टर 4, जिसका शीर्षक होगा पौधों की कहानी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।